प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन क्या होती है? किसी चीज को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में, फिनिश गुड में, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सर जी, प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि प्रोडक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन योर एफओपी। प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। और ये हमारे पास चार तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक लैंड है, एक लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। प्रोडक्शन को सीखने के लिए शॉर्ट रन के अंदर हम इन चार में से कोई से दो फैक्टर्स के साथ कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो किताब ने मिसाल दी हुई है एक लेबर की और एक कैपिटल की, तो इन्हीं दोनों को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। और चूँकि हम लोग शॉर्ट रन में हैं तो शॉर्ट रन के अंदर इन दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या होगा? फिक्स या कांस्टेंट होगा, और दूसरा क्या होगा? वेरिएबल होगा। So labor would be the variable factor and capital would be fixed factor। इस बात समझ आती? अच्छा, अब तीन तरह के डिफरेंट प्रोडक्शन के फॉर्मूलास: टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन तो जो टोटल प्रोड्यूस हुआ, जितना इनपुट था, जो आउटपुट में टोटल कन्वर्ट हुआ, वो टोटल प्रोडक्शन है। अच्छा, एवरेज प्रोडक्शन क्या है? एवरेज प्रोडक्शन इज टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड। टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड। तो अगर आप उसको लेबर के साथ निकालना चाहते हैं तो टोटल क्वांटिटी ओवर टोटल लेबर कर लेंगे, और अगर आपने कैपिटल के साथ देखना है तो टोटल क्वांटिटी ओवर टोटल कैपिटल, और इसने के लिया हुआ, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। और अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो मार्जिनल क्या होता है? चेंज, यानी कि कितनी इजाफी प्रोडक्शन हुई इजाफी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा के, कितनी इजाफी प्रोडक्शन हुई है इजाफी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा के या यूज करके। तो अब उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? अगर मैं उसको लेबर के साथ लेके चलूंगा तो चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, और अगर कैपिटल के साथ करूं तो चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल। हाँ, कैपिटल। ये बात है तो आपको पता है। अच्छा, आगे किताब क्या बताती है? शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या फ़र्क है? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फ़र्क होता है? शॉर्ट रन में एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर फिक्स, और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल। तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के ऊपर। और हमने दो फैक्टर्स लिए हैं जिसमें से कैपिटल को हम लोगों ने फिक्स कर लिया है और लेबर को हम लोगों ने वेरिएबल रखा हुआ है। तो जिसको फिक्स किया है, आप अगर गौर करें तो उसके ऊपर एक लाइन आ रही है, एक बार आ रही है। ये बार स्टैंड करती है कि ये कैपिटल मेरा क्या है? फिक्स्ड। अब टू अंडरस्टैंड दिस हमें एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट्स टेक अ हेल्प ऑफ द टेबल। ये टेबल समझ अगर आ गया तो प्रोडक्शन मैक्सिमम आपको समझ आ जाएगा। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन।
टेबल पर ज़रा गौर कीजिएगा, बल्कि मैं इसे करवा देता हूँ। हमने भी क्या कहा था कि कैपिटल मेरा क्या है, फिक्स। तो देखें कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, 10 पे कांस्टेंट है। लेबर मेरी चेंज होती जा रही है, पहले कोई लेबर नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दफ़ा हम एक एक लेबर को ऐड करते जा रहे हैं। चलें मुझे बताइएगा, मेरे पास सारी मशीनरी है, लैंड है, कैपिटल है, एसेट्स हैं, सब कुछ है, मगर मज़दूर ही नहीं है जिन्होंने एक्चुअल में प्रोडक्शन करनी है, जिन्होंने मशीनरी चलानी है, जिन्होंने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है। तो डू यू थिंक मेरी प्रोडक्शन होगी? नहीं। तो जब मेरी प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो टोटल प्रोडक्शन वुड स्टैंड एट 0। टोटल प्रोडक्शन विल स्टैंड एट 0। अच्छा जी, ये है फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड में क्या हुआ कि मैं एक लेबर को उठा के काम पे ले आया, उस एक लेबर की वजह से मेरे 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उस एक बंदे की वजह से मेरे 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा मैं एक और लेबर लेकर आता हूँ। मैंने +1 किया और 2 लेबर से काम शुरू किया, एक वो जो कि पुरानी है और एक वो जो कि नई है या इजाफी है। तो जब 2 लोग मिले तो 15 चीज़ें बनी। जो 2 लोग मिले तो 15, कितना इजाफी बना? 10। इसी तरह मैं तीसरी लेबर भी बीच में ले आया +1, उसके आने से कितना बना? 30। इजाफी कितना बना? 15। तो अगर आप गौर करें, 5, 10 और 15, 0 से 5, 5, 5 से 15, 10 और 15 से 30, 15। अब मेरा कारोबार बड़ा अच्छा जा रहा था, मगर फिर एक इंसान की एंट्री हुई। एनी गेस के इंसान का नाम क्या होगा? मनहूस आदमी, मनहूस इंसान। अब इस मनहूस आदमी ने क्या किया, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इस मनहूस आदमी ने आके प्रोडक्शन जो बड़े अच्छे रेट पे चल रही थी कम कर दी, 5 से 10, 10 से 15, तो 15 से क्या होना चाहिए था? 20, मगर अब कितना हुआ? 10। तो 10 यूनिट्स जो बनने चाहिए थी वो उसने बनाए, ना खुद बनाए ना दूसरों को बनाने दिए। मजीद एक लेबर ऐड की तो कितने बने? 5। मजीद ऐड की तो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसकी मनुष्यत इतनी थी कि उसने ना कुछ एक्स्ट्रा बनाया और ना ही पिछले वाले से कुछ इंक्रीज किया, वहीं पे खड़ा हुआ। 45 पहले भी थे, 45 अब भी। और जब 7वीं लेबर को हम लेकर आए तो बढ़ने की बजाय यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया। तो 5 डिफरेंस कोई है नहीं, और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? -5 का। नेगेटिव जोन में एंट्री हो गई है। ये बेसिकली हमने जो साथ साथ फिगर्स निकाली हैं ये कहलाती हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। ये कहलाती है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या थी? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ओवर चेंज इन अभी हम किसके मुकाबले में देख रहे हैं? लेबर के मुकाबले में देख रहे हैं। तो ये मेरी कौन सी प्रोडक्शन आ गई है? मार्जिनल। और अगर मैं एवरेज देखूं और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी या टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर करेंगे तो ये मेरा एवरेज आ रहा है, ये मेरा एवरेज है। अच्छा, अब एवरेज भी ज़रा गौर करें। 0 से 5 +5 +2.5 +2.5 कोई चेंज नहीं, -1 -1.5 और माइनस रख कीजिएगा, इन दोनों का माइनस कीजिएगा। 6.7 7.7 1.8 -1.8।
एवरेज भी एक जगह पे आके 0 हुई और उसके बाद कम होना शुरू हो गई है। पहले बढ़ रही थी 5, 5 के बाद कम होके 2.5, फिर 2.5, फिर 0 और फिर ये नेगेटिव में शामिल हो गई। तो यहां से हम 3 तरह के लॉस को निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली 4 बन जाते हैं। पहला कहलाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और तीसरा, जहां पे वो नेगेटिव में जा रहा था, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न कहां तक है भला? जब तक वो मनहूसियत नहीं आई थी, ये यहां तक। ये है मेरा स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न के साथ। फिर ये 0 पे आके कांस्टेंट हो गया और 0 से गिरना शुरू हुआ। अच्छा, नेगेटिव जोन में कहां पे एंटर हो रहा है? लास्ट में। तो इससे ऊपर ऊपर क्या होगा? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ऊपर वाला इंक्रीजिंग रिटर्न है, नीचे वाला डिक्रीजिंग रिटर्न है या डिमिनिशिंग रिटर्न है, और नीचे वाला नेगेटिव रिटर्न है। क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे फर्स्ट टाइम मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में थी, और इसके बाद जितने भी आप लेबर को ऐड करते रहेंगे ये नेगेटिव में जाती जाएगी। तो इसके बाद जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसमें आपका एमपी क्या होगा? नेगेटिव बना होगा। तो जब ये, अगर मैं टीपी की बात करूं, इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड के साथ जा रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड के साथ जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। 0 से 5, 5 से 15, 15 से 30, इनकी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है ना? 5 से 10, 10 से 15 तेज़ी से बढ़ रहे थे। बढ़ उसके बाद भी रहे हैं, मगर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे। क्योंकि देखें 5 के बाद 15, 15 के बाद 30, तो 30 से 60 होने चाहिए थे, मगर 30 से कितने हुए हैं? 40। उसके बाद 40 से 80 होने चाहिए थे, कितने हुए हैं? 45। उसके बाद बेचारा बढ़ा ही नहीं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग रेट, यहाँ लिख देते हैं टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग रेट के साथ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है मगर मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ही डिक्रीज कर रही, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन, टोटल लिख दे भाई, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रही है, और जो मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में चली गई है। तो कहाँ पे चली गई? नेगेटिव में चली गई है। और इसके नीचे हमने वही चीज़ बनाई है एमपी और एपी के साथ। अब देखिए एमपी, जब जब टीपी बढ़ा था विद इंक्रीजिंग रेट, तो एमपी को देखें बहुत स्पीड से ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे टीपी बढ़ ज़रूर रहा है मगर मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो रही थी, और तीसरे स्टेज में वो कहाँ पे चली गई है? नेगेटिव जोन में। और एवरेज प्रोडक्शन पहले बढ़ी है और उसके बाद कम होना शुरू हो गई है। एक पॉइंट ऐसा बीच में आया होगा जहां पे एमपी और एपी आपस में बराबर होंगे। कोई है पॉइंट ऐसा जहां पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? ये दिस इज द पॉइंट जहां पे दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू एपी, और ये किस वाले स्टेज में आती है? स्टेज 2 में,
यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में आती। तो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, ये है शॉर्ट रन में। ये किस रन में? शॉर्ट रन में। अब अगर यही कॉन्सेप्ट मैं लॉन्ग रन में लेकर आऊं, तो लॉन्ग रन में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा हर फैक्टर क्या है? वेरिएबल है, मुझे स्कार्सिटी का भी मसला लॉन्ग रन में नहीं। तो लॉन्ग रन में फिर क्या होता है कि जो आपका प्रोड्यूसर है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करे। क्या करे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करे। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ना ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करें। सारे फैक्टर्स इतने ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं कि जिससे कॉस्ट कट हो रही है। जिससे क्या हो रही है? कॉस्ट मेरी कट हो रही है, कम हो रही है, और मैं कम कॉस्ट पे अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन हाई है, तो जितनी प्रोडक्शन हाई कॉस्ट मेरी उतनी कम। जब ये कांस्टेंट तो कॉस्ट भी कांस्टेंट, और जब नीचे गिरेगी प्रोडक्शन कम हो रही है तो फिर मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ये लॉन्ग रन में है। याद एक बात समझ आती? पक्की बात? अच्छा जी, उसके बाद दो तरह की कॉस्ट है। अब हम कॉस्ट पे आ गए हैं, प्रोडक्शन से निकल के कॉस्ट। सर जी, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। बोर्ड पे आते हैं। सिनेरियो 1, मिस्टर OW ने बिजनेस स्टार्ट किया आफ्टर लीविंग SBI। राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। तो सिनेरियो 1, सेल्स हुई 1 लाख की, और इन सेल्स को हासिल करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल, पता ना कि ये क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल मेरी लगी 1,30,000 की। तो मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितने का हुआ? 30,000। नॉर्मल जो अकाउंटेंट है वो यही कहेगा कि सर लॉस कितने का हुआ आपको? 30,000 रुपये का। सिनेरियो 2, सेल्स हुई 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल भी 1 लाख है। तो यहाँ पे कोई लॉस हुआ? नो, जीरो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कह लें आप, मुझे पता है आपको अंग्रेजी आती है। अच्छा, तीसरा सिनेरियो कर लेते हैं। सेल्स 1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल 40,000। तो अगर मैं अकाउंटिंग की आंखों से देखूं तो मेरा क्या आया? प्रॉफिट आया। तो ये अकाउंटिंग क्या आया? प्रॉफिट आया।
ये तो अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल हमने माइनस की है ना, ये कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जिसका पैसा आपकी जेब में से निकला। कौन सी कॉस्ट? जिसका पैसा आपकी जेब से निकल के बाहर गिरा है, जो आपने वाकई में पैसे खर्चे हैं। तो अगर आप किसी अकाउंटेंट को बोलेंगे, वो कहेगा इसमें लॉस है, इसमें ब्रेक इवन है और इसमें प्रॉफिट है। मगर जो इकोनॉमिस्ट है उसकी देखने की निगाह और है। इकोनॉमिस्ट ये कहेगा कि तुमने इस बिजनेस को हासिल करने के लिए जो अपनी नौकरी छोड़ी है, तुम वहां से सैलरी ले रहे थे, जी ले रहे थे, तो उसकी क्या होगी? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी सैलरी ले रहे थे सर आप? सर मैं ले रहा था 40,000। सर आपकी बात मान ली, तो क्या ये मिला? नहीं, लॉस भी हो गया। तो कुल नुकसान कितने का हो गया? 70,000 रुपये का। दोनों में हुआ नुकसान ही है, मगर एक में क्या है? 30 और एक में 70। तो ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। इधर आ जाते हैं। उसने कहा भैया तुम तो कह रहे हो ब्रेक इवन है। लाला जी, ब्रेक इवन नहीं है, क्योंकि तुम कितने की नौकरी छोड़ के आए थे, तो तुम्हारा ब्रेक इवन नहीं हुआ, तुम्हारा भी क्या हुआ है? लॉस। यहाँ पे जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 40 की, तो फिर भी क्या बच गया तुम्हें? 20,000। हुआ प्रॉफिट ही है, मगर वो प्रॉफिट अब क्या हो गया? रिड्यूस। प्रॉफिट क्या हो गया? रिड्यूस, कम हो गया। पॉइंट समझ आया? तो टोटल जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, दैट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और नीचे किताब ने वही कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आपने एक दफ़ा पढ़ लेना उसको। यही बात की हुई बार बार। ये चीज़ें दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स में जाएंगे। अच्छा जी, अब ज़रा प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। कॉस्ट और कॉस्ट के फंक्शंस। तो एक शॉर्ट रन में होगा और एक लॉन्ग रन में होगा। पहले हम शॉर्ट रन देख लेते हैं। तो शॉर्ट रन में जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद है? शायद कि क्या मुराद है फिक्स कॉस्ट से? प्रोडक्शन बढ़े की बात नहीं है, प्रोडक्शन हो या ना हो, ये खर्चा तो होना ही होना है। तुम घर में तुम दुकान पे पैसे कमाओ या ना कमाओ, किराया देना ही देना है। रेंट फिक्स है, रेंट वेरी नहीं करता प्रोडक्शन के साथ। रेंट वेरी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने किसी दिन 1000 चीज़ें बनाई हैं तो हम 1000 चीज़ों के बदले तुम्हारा किराया 20,000 बढ़ा देंगे। किसी दिन कम बनाई है तो कम कर देंगे, ऐसा नहीं। रेंट एक फिक्स खर्चा है। मगर बिजली का बिल ये वेरिएबल है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना कम बिल आएगा। और कोई बता सकता है? स्कूल की फीस, रॉ मटेरियल, तो ये तो वेरिएबल हो गया ना, ये फिक्स तो नहीं है। जितना बनाना है उतना खरीद लेंगे। तो और कोई खर्चा बता सकता है? सैलरी भी दो तरह की होती है, बल्कि दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी I2B याद हो, एक वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, और एक वो होते हैं जो कि पार्ट टाइम या टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। परमानेंट की फिक्स सैलरी होती है, मगर जो पार्ट टाइमर्स हैं वो जितना काम करके देंगे उनको उस हिसाब से पैसे
मिलेंगे, जिसको हम वेजेस बोलते हैं। सैलरी में और वेजेस में ये फ़र्क है। सैलरी इज़ कंसिडर्ड टू बी फिक्स, वेयर एज वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी टेम्परेरी या वेरिएबल। अब जिस तरह अभी हमने प्रोडक्शन में किया था, एक हमने निकाला था टोटल प्रोडक्शन, एक निकाला था मार्जिनल प्रोडक्शन और एक निकाला था एवरेज प्रोडक्शन। इसी तरह आपने यहाँ पे भी क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एमसी एक ही होता है। एमसी में आप फिक्स और वेरिएबल को लग नहीं करते। इतनी बात समझ आ रही? टेबल पे आ जाए। टेबल को अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा सा। बल्कि एक काम करें, आप टेबल बनाएं, मैं आपको डाटा देता हूँ। पहले आप बनाएं, फिर मैं आपको किताब से बताता हूँ। आपने कितने कॉलम्स खुले हैं? 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 8-9 कॉलम्स का गैप रखना है पेज के ऊपर। पहला कॉलम लिखें टोटल आउटपुट 0 से लेके 10 तक, नहीं 0 से लेके 8 तक। टोटल आउटपुट 0 से लेके 8 तक। मेरी किताब पढ़ी नहीं इसके पास? चलो 0 से लेके 8 तक। आगे लिखें फिक्स कॉस्ट, ये सबकी सेम है 20। फिक्स कॉस्ट सबकी सेम है 20। लिख लिया? आगे लिखें कॉलम वेरिएबल कॉस्ट का। मैं पहले शुरू की 3 बताऊंगा आपको, 0 50 90 120। 0 50 90 और 120 लिख लिया? आगे ब्लैंक छोड़े। उसके बाद कॉलम बनाए टोटल कॉस्ट का। बनाया? अच्छा 4 से लेके 8 तक लिखें और ऊपर वाली ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। 160 190 160 190, हाँ जी टोटल कॉस्ट 160 190 230 230 280 340। देख लिया? आगे कॉलम बनाए एमसी, बना लिया? ब्लैंक छोड़ें। आगे बनाए एएफसी, फिर बनाए एवीसी, फिर बनाए एटीसी। एएफसी, एवीसी और एटीसी। कितने कॉलम्स बन गए? 3 6 8, 8 बन गए पूरे। अब टेबल पूरा करें। अब टेबल पूरा करें। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो पीछे प्लेबैक करके टेबल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो भी पॉज करके कंप्लीट कीजिएगा। अच्छा जी, ये आपको एक टेबल दिया था करने के लिए और सिंपल सा था, आपकी मुश्किल नहीं था। सबसे पहले आपने निकाली थी टोटल कॉस्ट, तो सिंपल है, इट इज़ FC प्लस VC। तो 20 जमा 0 20, 20 जमा 50 70, उसके बाद 110, उसके बाद 140, और नीचे आपको डाटा गिवन था। यहाँ पे जब आए तो मैंने आपको 5 कॉलम्स VC के नहीं बताए थे,
तो ये सिंपल था, आपने टीसी में से एफसी को माइनस कर देना था। सो दैट वुड बी अराउंड दिस। देखिए ये आ रहा है 140, 170, 210, 260 और 320, यही आ रहा है। चलो, उसके बाद आपने निकालनी थी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो पहले वाले की क्या निकाली? जब क्वांटिटी ज़ीरो है तो उसका क्या निकाला? कुछ भी नहीं निकाला। उसके बाद 50, उसके बाद 30, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 50 और उसके बाद 60, यही वैल्यूज आ रही। फिर आपने निकालनी थी एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट, कॉलम सी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो आपने सी को बी पे डिवाइड कर देना था। देखिए यही आ रहा है, देखिए यही आ रही फिगर्स। पहला वाला क्या लिखा हुआ है? ये इन्फिनिटी बेसिकली, कि आप उसको जीरो पे डिवाइड कर रहे हैं। तो 20, 10, 6.67, 5, 4, 3.33, 2.86 और 2.5, सबका यही था। अच्छा जी, ABC पे चलते हैं। तो देखिएगा यही आ रही है आपकी ABC। 50, 45, 40, 35, 34, 35, 37 और 40, और उसके बाद ATC। दो ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो इन दोनों को ऐड कर देते तब भी आंसर आ जाता, या टोटल कॉस्ट को किस पे डिवाइड करते? क्वांटिटी पे। तो देखिएगा आंसर आपका ऐसा ही है, यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है। चलिए अब जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। पहले है टोटल फिक्स कॉस्ट। मुझे बताएं, क्या इस टेबल में टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है? टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है? अच्छा, है क्या वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट? 20, यही है, 20 है, और ये चेंज नहीं हो रही। तो अगर ये चेंज नहीं हो रही तो इसका कर्व, इसका ग्राफ वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें FC की वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही विद क्वांटिटी। FC चेंज नहीं हो रही विद क्वांटिटी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, 0 से 50, 50 से 90, फिर 120, फिर 140, फिर 170, मगर इसमें भी वही मसला। पहले ज़रा गौर कीजिएगा, 0 से 50, उसके बाद 90, पहले 50, उसके बाद फ़र्क कितने का आया? 40 का, उसके बाद फ़र्क कितने का आया? 30, फिर 20, फिर, तो ये कुछ इस तरीके से पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर ऊपर जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे वो सप्लाई कर्व होता है, इस पर थोड़ा सा बल आता है, पहले ऐसे है और फिर ऊपर जाएगी। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? जहाँ से फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही थी। तो ये जो गैप है बीच में, ये गैप किसको शो कर रहा है? फिक्स कॉस्ट को। ये वाला जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ये सारा गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इस पॉइंट से। और ये वही पॉइंट है जहाँ से फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही थी। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने
इसमें क्या ऐड करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है। ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी पक्की बात है, हाँ जी ओके अच्छा जी। फिर आ जाए मेन गेम पे। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट, जरा गौर कीजिएगा। फिक्स कॉस्ट तो सेम थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो रही है, 20 से 10, 10 से 6.6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, मगर क्या सेम रेशो से कम हो रही है? मगर कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, मगर सेम रेशो से नहीं कर रही। और एंड पे जाते जाते ये करीब हो रही है, 2.85 के बाद सिर्फ क्या हो गया 2.5, मगर शुरू में देखें 20 के बाद 10, हाफ का फर्क था। और जितना आप नीचे जा रहे हैं फर्क उतना ही ज्यादा कम हो रहा है, 6 के बाद सिर्फ 5, फिर सिर्फ 4, फिर पूरा एक भी नहीं कम हुआ, 0.67 कम हुआ यहाँ पे, और उसके बाद मजीद चीजें कम हो गई। तो ये गिरेगी कुछ ऐसे, ये डिक्रीज हो रही है, मगर अगर आप गौर करें तो डिक्रीज होने के बावजूद ये एंड पे कुछ स्टेबल हो रही है। यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे नहीं जा रही, नीचे से ऊपर से आगे नीचे थोड़ा सा रुक रही है। और ये रुक क्यों रही है? इस वजह से, इस वजह से, क्योंकि इसमें चेंज कम आ रहा है, ये कम चेंज की निशानी है। और ये जो एकदम से ऊपर से गिरी थी आके, ये इस वजह से गिर रही है, क्योंकि 20 के बाद 10, 10 से 6, तो ऊपर में चेंज ज़्यादा है और नीचे वाले में चेंज कम है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट की तरफ जा रही है, होगी नहीं, डिक्रीज करेगा, मगर उसमें फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये थी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। हाँ जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 50 से 45, 45 से 40, उसके बाद 35, उसके बाद हाँ अब देखें यहाँ तक चेंज कांस्टेंट है, 50, 45 यानी कि 5-5 का चेंज है, और उसके बाद हल्का सा नीचे, और उसके बाद दोबारा से इंक्रीज, हल्का सा मजीद कम हुआ, और उसके बाद एकदम से ग्राफ उठ गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अभी जब हमने प्रोडक्शन की बात की थी तो पहली स्टेज क्या थी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। उसमें टीपी बड़ी थी कि कम हुई थी? बड़ी थी। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन, कॉस्ट उतनी कम, तो ये कॉस्ट कम होती जा रही है। फिर जब टीपी कांस्टेंट हुआ, ये हल्का सा कम हुआ, और जब टीपी कम होना शुरू हुआ तो कॉस्ट मेरी बढ़ना शुरू हुआ, ये इस तरीके से। तो एवीसी कुछ ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट। जो देख लें, इसमें कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन है ऑफ एवीसी एंड एएफसी। जो चीज काम की है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और ये देखें जरा, इसमें ट्रेंड है एक 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम, 10 से इंक्रीज, 10 से इंक्रीज, 10 से इंक्रीज और 10 से इंक्रीज। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरेगी और उसके बाद कॉन्स्टेंटली ऊपर उठेगी, गिरेगी भी कांस्टेंट, उठेगी भी कांस्टेंट। तो ये एक हॉकी का कर्व बन जाता है, इसको हॉकी कर्व भी कहते हैं। ये पहले नीचे गिर रहा है और उसके बाद ऊपर उठ रहा है विद कांस्टेंट लाइन। देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ लाइन जा रही है, ये बिल्कुल स्मूथ लाइन है। ये बात समझ आई? अच्छा जी,
अब यही वो जो बात मैं आपसे कर रहा था, टीपी और यानी कि प्रोडक्शन और कॉस्ट के साथ। जब अब इसमें एक रूल लिख लें या सुन लें, जब एमपी मैक्सिमम पे होगा, जब एमपी कहाँ पे होगा, मैक्सिमम पे होगा, तो उसका आईना बनती है मार्जिनल कॉस्ट, और ये अपने मिनिमम पे होगी, ये अपने मिनिमम पे होगी। और जिस पॉइंट पे एमपी और एपी आपस में कट करेंगे, ये वही पॉइंट होगा जब एमसी और एसी कट करेंगे। तो ये मिरर रिफ्लेक्शन है। एपी पहले बढ़ा और उसके बाद कम हुआ, और एसी पहले कम हुआ और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, अगर आपने एसी बनाना हो तो आपने बे बनाना, जो बचपन में आप बे नहीं बनाते थे, बे बनाएंगे तो वो कर्व पूरा बन जाता। आगे वो दे रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली बातें, कि कैसे कैसे आप लॉन्ग रन में, अब हम लॉन्ग रन में आ चुके हैं, कैसे कैसे अब आप लॉन्ग रन में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो एक दफ़ा रीड कर लें, टाइम मैं आपको देता हूँ, इसमें कोई ख़ास बताने वाली बात है नहीं। आप इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला जो एरिया है ना, वो एक दफ़ा रीड करें और फिर मुझे बताएं अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। हाँ जी, कोई सवाल? सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरे की प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है। वो प्रोडक्शन करेगी, आगे माल आएगा, फिर ये बनाएंगे। जैसे अगर मैं इस कुर्सी की मिसाल लूँ, तो इस कुर्सी पे क्या लगना है, फॉर्म लगना है। फॉर्म बनाने वाली इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है इस कुर्सी बनाने वाली इंडस्ट्री पे कि ये कुर्सी बनाएंगे, फिर वो हमारा फॉर्म भी बाय करेंगे। और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? जी बताएं बताएं। कोई सवाल नहीं? आए फिर रेवेन्यू पे आ जाए। रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सेल्स कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो P इंटू क्यू अगर मैं सारी गुड्स का कर लूँ, सब कुछ बेच लूँ, वो मेरा बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। एवरेज कैसे निकालूंगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये मेरा एवरेज आ जाएगा। और उसके बाद MR कैसे निकालूंगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये किताब में मसला ये MR है। इतनी बात समझ आती? चलो, इसमें कोई और बात बताने वाली है सच नहीं है। ठीक है, आए मेरे पास 10:30 पे, वो शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर।